शिक्षक, ये शब्द सुनते ही मन में अक्सर एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, सम्मानजनक और थोड़ी पुरानी सी तस्वीर उभरती है। चाक, ब्लैक बोर्ड। हाँ, और अनुशासन का पाठ पढ़ाता कोई व्यक्ति। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत हैं, वो इस छवि को तोड़कर हमें एक शिक्षक के मन की दुनिया में ले जाता है। अच्छा। ये एक रिटायर्ड शिक्षक की आत्मकथा के कुछ अंश हैं, और हमारा मकसद सिर्फ उनकी कहानी को दोहराना नहीं है, बल्कि इसके हर पड़ाव का विश्लेषण करना है। बिल्कुल। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो शुरुआती आदर्शवाद कहाँ से आता है, सफलता का असली मतलब क्या होता है, और रिटायरमेंट, जिसे हम करियर का अंत समझते हैं, वो असल में एक पहचान का संकट क्यों बन जाता है। और मुझे लगता है ये विश्लेषण जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि एक शिक्षक की कहानी एक तरह से समाज का एक्सरे करने जैसी है। एक्सरे कैसे? देखिए, ये हमें बताती है कि हम ज्ञान को, विरासत को और पहचान को कैसे महत्व देते हैं। एक रिटायर्ड टीचर की आत्मकथा नाम का ये जो लेख है, ये सिर्फ एक व्यक्ति की यादें नहीं है। ये एक पूरे प्रोफेशन के मनोवैज्ञानिक सफर का दस्तावेज है। एक ऐसा प्रोफेशन जो समाज की नींव रखने का दावा तो करता है, लेकिन ज्यादातर हाशिए पर ही रहता है। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए इस सफा की पहली सीढ़ी पर चलते हैं। पहला दिन। स्रोत में एक पंक्ति है जिसने मुझे सच में रोककर सोचने पर मजबूर कर दिया। कौन सी? हाथ में किताब, दिल में उत्साह और दिमाग में बच्चों के लिए ढेर सारे सपने थे। ये सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये एक तरह का जरूरी भोलापन है जो किसी को इस पेशे में लाता है? ये उत्साह असल में है क्या? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये सिर्फ भावनात्मक जोश नहीं है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक ईंधन है। चलिए इसे थोड़ा तोड़ कर देखते हैं। हाँ। हाथ में किताब सिर्फ पाठ्यक्रम नहीं है, ये अधिकार और ज्ञान का प्रतीक है। दिल में उत्साह वो ऊर्जा है जो इस पेशे की चुनौतियों से लड़ने के लिए चाहिए ही चाहिए। और दिमाग में सपने, ये सबसे जरूरी हिस्सा है। सपने? हाँ, ये सिर्फ बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने का सपना नहीं है। ये समाज को बदलने का, एक बेहतर पीढ़ी बनाने का सपना है। मनोविज्ञान में इसे पेशागत आदर्शवाद कहते हैं, यानी प्रोफेशनल आइडियलिज्म। अच्छा। और ये शिक्षण जैसे व्यवसायों के लिए बेहद जरूरी है, जहां शुरुआती सालों में भौतिक पुरस्कार, मतलब पैसे या प्रमोशन, बहुत कम होते हैं। मतलब ये उत्साह एक तरह का कवच है जो सिस्टम की कमियों, बड़े क्लासरूम और वो जो संसाधनों की कमी होती है, उन सब असलियतों से बचाता है। एक तरह से हाँ, पर यह सिर्फ कवच नहीं है, ये एक दिशा सूचक भी है। जब एक शिक्षक क्लास में आता है तो वो सिर्फ तथ्य नहीं पढ़ा रहा होता, वो अपने छात्रों में संभावनाएं देख रहा होता है। ये उत्साह ही उन्हें हर बच्चे से व्यक्तिगत रूप से जुड़ने की प्रेरणा देता है। सही बात है। वे सिर्फ एक समूह को नहीं पढ़ाते, वे 30-40 अलग अलग भविष्य को एक साथ गढ़ रहे होते हैं। तो यह आदर्शवाद ही उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि उनका काम सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि चरित्र का निर्माण करना है। और यही विश्वास उन्हें रोज सुबह स्कूल आने की वजह देता है। बिल्कुल। और ये सिलसिला सालों तक चलता है। स्रोत में शिक्षक के दैनिक जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन है। हर सुबह स्कूल की घंटी की आवाज मुझे ऊर्जा देती थी। बच्चे मेरे आसपास शोर करते थे, सवाल पूछते थे, लेकिन सीखते जरूर थे। वो शोर। हाँ, वो शोर, वो ऊर्जा, और फिर वो पंक्ति आती है जो उनके काम के इनाम को परिभाषित करती है। उनकी छोटी छोटी सफलताएं मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार थी। छोटी छोटी सफलताएं? हाँ, यहाँ छोटी सफलताओं पर जोर है, बड़ी नहीं। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इनाम की हमारी जो पारंपरिक धारणा है ना, उसको चुनौती देता है। समाज इनाम को किससे मापता है? वेतन, पदोन्नति, बोनस। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये स्रोत हमें भावनात्मक आय के सिद्धांत से परिचित कराता है, मतलब साइकिक इनकम। ये वो आय है जो पैसे में नहीं, बल्कि संतुष्टि और उद्देश्य की भावना में मिलती है। भावनात्मक आय। हाँ, जब एक बच्चा जो गणित से डरता था, वो पहली बार खुद से एक सवाल हल कर लेता है, या एक शर्मीला छात्र पहली बार हाथ उठाकर सवाल पूछता है। हाँ। ये एक छोटी सफलता है। शिक्षक के लिए ये उनके प्रयास का तत्काल प्रमाण है। ये एक फीडबैक लूप बनाता है जो उनके उस शुरुआती उत्साह को जिंदा रखता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प और शायद थोड़ा असहज करने वाला सवाल उठता है मेरे मन में। पूछिए। स्रोत आगे बताता है कि कैसे सालों बाद जब छात्र डॉक्टर या इंजीनियर बनकर कहते हैं, सर आपने हमारी जिंदगी बदल दी, तो उनकी आंखें भर आती थीं। ये बहुत इमोवंग है, बहुत भावुक करने वाला है। लेकिन क्या ये एक शिक्षक पर
अपनी पहचान और अपना आत्ममूल्य सब कुछ अपने छात्रों की उपलब्धियों से जोड़ने का दबाव नहीं बनाता? मतलब अगर कोई छात्र सफल ना हो तो क्या शिक्षक को इसे अपनी विफलता माननी चाहिए? ये एक बहुत ही जरूरी न्यूआंस है। आपने सही पकड़ा। हाँ, ये एक दोधारी तलवार हो सकती है। अपनी सफलता को दूसरों की सफलता में देखना एक बहुत ही बड़ा बोझ बन सकता है। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि स्रोत का इशारा सिर्फ पेशेवर सफलता की ओर नहीं है। जब छात्र कहता है आपने जिंदगी बदल दी, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपकी वजह से मैं डॉक्टर बना। अच्छा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपने मुझे सवाल पूछना सिखाया, आपने मुझे आत्मविश्वास दिया, आपने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया। देखिए, शिक्षक का प्रभाव रैखिक नहीं होता, मतलब लीनियर नहीं होता। तो कैसा होता है? ये घातांकीय होता है, एक्सपोनेंशियल। एक शिक्षक 30 छात्रों को प्रभावित करता है और वे 30 छात्र आगे जाकर हजारों और लोगों को प्रभावित करते हैं। तो ये इनाम व्यक्तिगत सफलता से ज्यादा अपने प्रभाव के विस्तार को देखने की संतुष्टि है। यानी उस मोड़ पर आती है जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया, रिटायरमेंट। वो मोड़। हम अक्सर रिटायरमेंट को एक सुखद अंत के रूप में देखते हैं कि चलो अब आराम का समय है, लेकिन स्रोत इसे एक बहुत ही मार्मिक और तकलीफदेह अनुभव के रूप में पेश करता है। हाँ। वो लिखते हैं, एक दिन आया जब रिटायरमेंट लेटर मेरे हाथ में था, जैसे मेरी रोज की पहचान एक पल में बदल रही हो। ये पंक्ति बहुत भारी है। बहुत भारी। ये सिर्फ नौकरी का अंत नहीं लग रहा, ये तो जैसे खुद के अस्तित्व पर एक सवालिया निशान है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये पहचान का संकट है। समाजशास्त्री इसे भूमिका से अलगाव कहते हैं, रोल डिसएंगेजमेंट। भूमिका से अलगाव? हाँ, ज्यादातर नौकरियों में आप काम करते हैं और घर आ जाते हैं। आपकी नौकरी आपकी पहचान का एक हिस्सा होती है, पूरी पहचान नहीं। लेकिन शिक्षण जैसे कुछ पेशे, ये सर्वसमावेशी भूमिका होते हैं, ऑल इनकम्पासिंग रोल्स। मतलब आप सिर्फ सुबह 9 से 5 के शिक्षक नहीं होते। आप 24 घंटे एक टीचर होते हैं, समाज में, अपने परिवार में, हर जगह। आपकी पूरी आत्म अवधारणा, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट इसी भूमिका के इर्द गिर्द बुना जाता है। तो जब रिटायरमेंट लेटर हाथ में आता है तो वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, वो आपकी पहचान को आपसे छीनने का एक नोटिस है। ठीक है। वो दिनचर्या का टूटना, स्कूल की घंटी का ना बजना, बच्चों के शोर का ना होना, ये सिर्फ आदतों का बदलना नहीं है। ये उस मंच का छिन जाना है जहां आप अपनी भूमिका निभाते थे। सोचिए, 40 साल तक आप ज्ञान देने वाले, रास्ता दिखाने वाले, सम्मान पाने वाले व्यक्ति थे, और अगले दिन समाज आपको रिटायर्ड का लेबल दे देता है, जिसका मतलब अक्सर अब उपयोगी नहीं समझ लिया जाता है। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा भावनात्मक शून्य, एक वैक्यूम पैदा करता है। स्रोत का ये हिस्सा हमें याद दिलाता है कि रिटायरमेंट सिर्फ एक वित्तीय योजना नहीं है, ये एक गहरी मनोवैज्ञानिक तैयारी की भी मांग करता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका काम ही उनकी पहचान है। लेकिन ये कहानी शून्य पर खत्म नहीं होती, और यहीं ये और ज्यादा गहरी हो जाती है। रिटायरमेंट के बाद के जीवन का वर्णन है, शांति है, किताबें हैं, और सबसे जरूरी यादें हैं। स्रोत कहता है कभी बच्चे मिलने आ जाते हैं, कभी कोई फोन कर लेता है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होती है। ये दिखाता है कि रिश्ते औपचारिक भूमिका के खत्म होने के बाद भी जिंदा है, और ये रिश्ते ही उस खालीपन को भरने का काम करते हैं। ये इस बात की पुष्टि है, एक वैलिडेशन है कि उनका प्रभाव सिर्फ शिक्षक की भूमिका तक सीमित नहीं था, वो व्यक्तिगत था। हाँ, वो व्यक्तिगत था। जब एक पूर्व छात्र 20 साल बाद अपने शिक्षक को फोन करता है, तो वो सिर्फ पाठ्यक्रम को याद नहीं कर रहा होता, वो उस भरोसे, उस प्रेरणा और उस मानवीय जुड़ाव का सम्मान कर रहा होता है। सही बात है। ये दिखाता है कि शिक्षक ने सिर्फ दिमाग पर नहीं बल्कि दिल पर भी छाप छोड़ी है। और इसी बिंदु पर आकर आत्मकथा का जो लेखक है वो अपनी विरासत को एक नई परिभाषा देता है, और ये शायद इस पूरी चर्चा का सबसे शक्तिशाली विचार है। वो लिखते हैं, मैं भले अब रिटायर्ड हूं, लेकिन मेरे अंदर का टीचर आज भी जिंदा है। क्या बात है। ये पंक्ति सब कुछ कह देती है। पद चला गया, स्कूल छूट गया, लेकिन शिक्षक होने का जो सार है, वो आत्मा, वो अब भी मौजूद है। यहाँ अंदर का टीचर, ये एक बहुत ही गहरा रूपक है। ये सिर्फ यादें नहीं है, ये मूल्यों का, ज्ञान का और दुनिया को देखने के एक तरीके का जीवित रहना है। और ये जीवित कैसे रहता है? इसका जवाब अगली ही पंक्ति में है। मैंने जो ज्ञान दिया वो बच्चों के साथ आगे बढ़ रहा है, यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वाह। यह विरासत के हस्तांतरण का, मतलब लेगेसी ट्रांसफर का एक अद्भुत उदाहरण है। शिक्षक की विरासत किसी इमारत या बैंक बैलेंस में नहीं है, उनकी विरासत जीवित है। वो सांस ले रही है। हाँ, वो सांस ले रही है, वो समाज में घूम रही है। मतलब ये एक तरह का सामाजिक डीएनए है। उनके सिखाए हुए सिद्धांत, उनकी दी हुई जिज्ञासा,
तर्क करने का उनका तरीका, ये सब उनके छात्रों के माध्यम से अगली पीढ़ी में जा रहा है। बिल्कुल सही शब्द, सामाजिक डीएनए। ये सामाजिक डीएनए ही उनकी अमरता है। वो डॉक्टर जो मरीज का इलाज करते समय सिर्फ बीमारी नहीं, इंसान को देखता है, शायद उसके अंदर उसके शिक्षक का दिया हुआ करुणा का पाठ जिंदा है। वो इंजीनियर जो पुल बनाते समय सिर्फ मजबूती नहीं, सुरक्षा और लोगों की भलाई के बारे में भी सोचता है। हाँ। शायद उसके अंदर उसके शिक्षक के दिए हुए नैतिक मूल्य जिंदा हैं। शिक्षक शारीरिक रूप से क्लासरूम से चला जाता है, लेकिन उनका प्रभाव उनके छात्रों के फैसलों, उनके काम और उनके चरित्र के जरिए हमेशा समाज में मौजूद रहता है। उनका काम कभी रिटायर नहीं होता। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो एक शिक्षक का सफर एक आदर्शवादी उत्साह से शुरू होता है जो उन्हें शुरुआती चुनौतियों से लड़ने की ताकत देता है। सालों की मेहनत का इनाम उन्हें भावनात्मक आय के रूप में मिलता है जब वे अपने छात्रों के जीवन पर अपना सकारात्मक प्रभाव देखते हैं। बिल्कुल। रिटायरमेंट एक नौकरी का अंत नहीं, बल्कि पहचान का एक गहरा संकट लेकर आता है। लेकिन अंत में उन्हें यह एहसास होता है कि उनकी असली विरासत भौतिक नहीं बल्कि जैविक है। जैविक। हाँ, एक जीवित ज्ञान, एक सामाजिक डीएनए जो उनके छात्रों के माध्यम से हमेशा जिंदा रहेगा। ये कि एक व्यक्ति से शुरू होकर एक विचार के रूप में अमर हो जाने की यात्रा है। और ये हमें उस अंतिम सवाल पर लाकर छोड़ता है जो इस स्रोत की आत्मा है। क्या? तो फिर एक शिक्षक की असली पहचान क्या है? क्या यह उनकी उस भूमिका में है जो वे कक्षा की चार दीवारी के भीतर निभाते हैं, या यह उस सामाजिक डीएनए में बसती हैं, उस जीवित ज्ञान में जो उनके जाने के बहुत बाद भी उनके छात्रों के माध्यम से पीढ़ियों तक विकसित और विस्तारित होता रहता है?